द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी दो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा और जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आज हमारे पास जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, ये प्रैक्टिस सेट 6 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबरों का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। तो ये प्रैक्टिस सेट 6 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न हैं, जो कि आपके सुपर टेट और जूनियर शिक्षक भर्ती दोनों के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए आज का अपना पहला प्रश्न और प्रैक्टिस सेट 6 का 44 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 6 नहीं देखा है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख भी सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें आपको अनुपात और समानुपात का निशान लगा के दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि बीमारियों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। जिस प्रकार आंख में कौन सी बीमारी होती है, निकट दृष्टि दोष होता है, उसी प्रकार दांत में कौन सी बीमारी होगी ये आपको बताना है। और ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसको तो हम लोग देखकर ही आंसर लगा सकते हैं कि दांतों में जो बीमारी होती है उसका नाम है पायरिया। इस प्रकार 44 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, दांतों में बीमारी होती है पायरिया। आंख का जो संबंध निकट दृष्टि दोष से है, वही दांत का संबंध पायरिया से है। ठीक है, क्योंकि आंखों में निकट दृष्टि दोष की बीमारी, तो दांतों में पायरिया की बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न पर। और ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना है। आपको बताना है कि जो 1 2 3 4 लिखा गया है, इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है ये आपको बताना है। सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं। सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं। पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं प्रश्न को। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे हैं। सभी लंबे लोग खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। अब इन चारों जो लाइनें लिखी गई हैं, 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में कौन सी जो लाइन है, वाक्य है, वो सही हो सकता है, वही आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो इसके लिए फिर से हम लोग बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहली लाइन में लिखा गया है सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं। सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, यानी कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी छोटे हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी बड़े हो सकते हैं। तो ये विकल्प थोड़ा सा हमें यहाँ पर गलत प्रतीत हो रहा है। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे हैं, तो जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो सभी खिलाड़ी लंबे होते हैं, ये कोई जरूरी बात तो है नहीं। कुछ छोटे भी हो सकते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। सभी लंबे लोग खिलाड़ी होते हैं, अब जितने भी लंबे लोग होते हैं वो सभी खिलाड़ी होते हैं, ये तो कोई जरूरी है नहीं। कुछ लंबे लोग कुछ भी हो सकते हैं, सभी लंबे लोग खिलाड़ी तो होते नहीं हैं, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। आगे चौथे नंबर में कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हों और कुछ खिलाड़ी छोटे हों। इस प्रकार ये चौथा जो आपका लिखा गया है वाक्य, ये पूरी तरह से सही प्रतीत हो रहा है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कुछ खिलाड़ी लंबे भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन तीसरा विकल्प पूरी तरह से गलत है। सभी लंबे लोग खिलाड़ी होते हैं, जितने भी लंबे लोग होते हैं वो खिलाड़ी नहीं हो सकते, वो और भी कुछ काम कर सकते हैं। आगे दूसरे वाले में देखिए, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे हैं। जितने भी बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो सभी लंबे होते हैं, ये भी कोई सही बात नहीं है। तीसरा नहीं, जो पहला वाला विकल्प है इसको ध्यान से देखिए। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस पहले वाले में, एक मिनट, इस पहले वाले में और चौथे वाले में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा तीसरा तो 100% गलत ही है। लेकिन पहले में लिखा गया है सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ खिलाड़ी छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नहीं शब्द आपका लिखा गया है, इसकी वजह से ये इसके सही होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि रीजनिंग में हमें संभावना दिखानी होती है कि इनमें से कौन से सही होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये जो चौथा विकल्प है, इसके सही होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पर नहीं शब्द ना लिखा होता तो ये यहाँ पर पहला वाला सही हो जाता। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चारों लाइनें जो लिखी हैं उसमें से ये चौथा वाला सही है। और चौथा वाला हमारा किस विकल्प में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर का प्रश्न हो चुका है।
46 नंबर पर चलते हैं और 46 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही आसान सा प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। ठीक है, पारा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, इसमें विषम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसमें विषम है। देखने से ही लग रहा है, क्योंकि ये जो आपका सोना है, ये तांबा है और ये चांदी है, ये तो धातु होती है लेकिन ठोस धातु होती हैं। और जो पारा होती है ये भी धातु है, लेकिन ये किस अवस्था में पाई जाती है? ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यही हमारा पारा विषम था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। कैलेंडर का बहुत ही सरल और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, किया कीजिए, गलत ना हो इसके लिए। और हम लोग यहाँ पर जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो ये मानकर पढ़ रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है, इस हिसाब से यहाँ पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं। वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप एक छोटे छोटे गोले बना लिया कीजिए। ठीक है, जिससे प्रश्न आपका कम सही होगा और इस सॉरी कम गलत होगा। इस जो गोला है इसको आज का दिन मान लीजिए, मतलब कि ये आज है, ऐसा समझ लीजिए। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, जैसा बोला जाएगा वैसा हम करते जाएंगे। आगे बढ़ने से हमारा अगले वाले दिन आएंगे, पीछे बढ़ने से हमारे पीछे वाले दिन आएंगे। ठीक है, यदि अब प्रश्न को पढ़ना है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार है, तो बीते कल से पहले वाला दिन रविवार है, तो ये हमारा गोला आज का है, तो ये हमारा बीता हुआ कल है, तो ये बीते हुए कल से पहले वाला दिन है। तो पहले वाले दिन को उन्होंने क्या कहा है? रविवार कहा है। इस वाले दिन को हमने रविवार लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आने वाला कल कहाँ होगा? आगे होगा। ठीक है, से अगले दिन एक दिन और आगे बढ़ जाओ, आने वाला कल और फिर उसका अगला दिन। ठीक है, कि तीसरे दिन, तो इसके आगे तीसरे दिन, तो ये तीसरा दिन हो गया। आने वाला कल है, आने वाले कल से अगला दिन है, अगले दिन से तीसरा दिन, यानी 1 2 3 तीसरा दिन। इस दिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे दिन में कौन सा दिन होगा। अब साधारण आप गिन के इसको कर सकते हैं। ये अगर रविवार है तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और ये यहाँ पर हम लोग पहुंच के क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हम लोग पहुंच के फिर रविवार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये है इस प्रश्न को करने का बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका। अगर आपको कोई भी फार्मूला नहीं पता है, अगर आपको फार्मूले पता है तो उसमें जोड़ घटा के ये जो चित्र हमने बनाया, ये इसको बिना बनाए आप इसका आंसर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस प्रश्न को कर ही लेंगे तो इस वीडियो देखने का मतलब ही क्या हो जाएगा। तो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन्हें रीजनिंग बहुत ज़्यादा कमजोर है, और ये 5 या 6 नंबर या 7 नंबर के जो प्रश्न आते हैं आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती में और सुपर टेट में, जो 5 नंबर का प्रश्न आएगा, उनके लिए 5 नंबर के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अपने 48 नंबर के प्रश्न पर। ये भी अपने जो क्लॉक घड़ी वाले प्रश्न होते हैं उसका बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और इसमें आपको समझाने के लिए घड़ी बनानी ही पड़ेगी। तो चलिए घड़ी हम लोग पहले बना लेते हैं। यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा। तो ये 12 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ 5 है, 6 7 8 9 और 10 और 11। तो जो घड़ी वाले जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कैलेंडर आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, उसके लिए चिंता मत करिए। पूरे डिटेल में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको कैलेंडर। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी होती है। अब यहाँ सीधी होने का मतलब ये है कि जो घंटे वाली सुई होगी उसी के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाती है, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं? समपाती होते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। तो यानी कि अगर घंटे वाली सुई कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो मिनट वाली सुई भी इसी के ऊपर आ जाए। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि एक दूसरे के सीधी होने का यही मतलब होता है, बिल्कुल सीधा हो जाए, इनके बीच में कोई कोण ना बने। तो ऐसा एक दिन में, एक दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटा। एक दिन का मतलब 24 घंटा। तो 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा? तो आपके घर में घड़ी लगी होगी, आप घुमा के देखते रहिए 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ पर बताते हैं कि ये जो समपाती होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर होगा, ये 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार होता है भैया। ठीक है,
नोट यहाँ पर आप लिख लीजिए, नोट यहाँ पर लिख लीजिए कि जब आपका समय होगा 12 बजे से 12 से 1 का जो समय होगा तब संपाति नहीं होंगी, नहीं होगी। ठीक है, तो 12 से 1 का समय आप देख लीजिए, यानी कि 12 से 1 बजे के समय में जैसे कि मान लीजिए कि ये घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 1 पर है, मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 12 पे है। तो इस प्रकार आपका कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। अब क्या होगा, 12 से 1 के बीच में कभी भी ये संपाति नहीं होगी। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप इतना रख लीजिए कि 12 घंटे में 11 बार ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि संपाति होती हैं। संपाति होने का मतलब बिल्कुल सीधी होती हैं। अब 12 घंटे में अगर 11 बार होंगे तो हमें एक दिन निकालना है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 22 बार। 22 बार ये घड़ियां एक दूसरे के संपाती होती हैं, यानी कि बिल्कुल सीधी होती हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 22 बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर आप ज्यादा मत समझिए, ज्यादा समझने के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप बस इतना याद कर लीजिए कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में अभी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये जो नोट बना रहे थे इसको भी आप अभी मत लिखिए। हम लोग बस 4-5 दिन के अंदर में पूरा क्लॉक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो वहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। और आपको ये बताया गया था कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम लोगों को जो अंग्रेजी का ABCD होता है, अल्फाबेट होता है, उसको हमें कॉपी पर लिख लेना चाहिए। उसको कब लिखते हैं हम लोग, जब प्रश्न स्टार्ट होने से पहले, आपका जो एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उसके स्टार्ट होने से पहले 10-15 मिनट पहले ही आपको रफ शीट दे दी जाती है। तो उस रफ शीट पर आप ABCD लिख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम में आप नंबरिंग कर लीजिए कि किस नंबर पे कौन सा शब्द आ रहा है। अब इसमें कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि जैसे 10वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, 20वें नंबर पे कौन सा शब्द आ रहा है, इसको रटने की कोशिश करते हैं। भैया रटना नहीं है, जब इतना आसान रीजनिंग है तो रटने की क्या जरूरत। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यहाँ पर जो अभी अभी हमने लिखा है, इसको आप अपने रफ शीट पे पहले से ही लिख लीजिएगा। एक से ए से लेकर जेड तक लिखना है, सीधे क्रम में नंबर डाल देना है, फिर घटते हुए क्रम में भी नंबरिंग कर देना है। ऐसा अगर आप एग्जाम शुरू होने से पहले रफ शीट पर करके रख लेंगे तो आपके 2-4 मिनट बचेंगे। 2-4 मिनट जो आपके बचेंगे वही आपको 2-4-10 नंबर दिला के जाएंगे। अब इसमें देखते हैं हम लोग किसका क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है SQUALOR। इससे क्या बनाया गया है, USW और CN, एक मिनट, CN और Q और T। अब देखते हैं यहाँ पर पहले शब्द का ही देखेंगे, S का U से, Q का S से, U का W से, A का C से और L का N से, O का Q से, R का T से क्या रिलेशन बन रहा है, यही हम लोग देखते हैं। देखिए S से U आ रहा है तो S कहाँ पर है, आपका यहाँ पर है, U कहाँ पर, यहाँ पर है, यानी कि 2 नंबर आगे आ रहा है, तो यानी कि इसमें +2 का मार्क बन रहा है। S से U जाने के लिए +2 पे जाएंगे, यानी कि इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर +2 आगे है। ठीक है, अब Q से किस पर जाना है, S पर जाना है, तो Q यहाँ पर देखिए अपने सीट में, Q यहाँ पर है और S यहाँ पर है, तो इसमें भी हम लोग +2 गए हैं। अब U से, यानी तीसरा अक्षर U से W कैसे गए हैं, तो U से W जाने के लिए U आपका यहाँ पर है, W आपका यहाँ पर है, यानी कि इसमें भी +2 गए हैं। तो अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है कि +2 का रिलेशन बन रहा है, यानी 2 शब्द आगे लिखे गए हैं। तो आपको बताना है क्या क्या है, WHY को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें भी 2-2 शब्द आगे बढ़ाकर आप लिख दीजिए। W कहाँ है भैया, W आपका यहाँ पर है, इसके 2 आगे क्या आएगा, 2 आगे आएगा Y। H कहाँ है, H आपका यहाँ पर है, इसके 2 आगे क्या आएगा, 1 2 आएगा, 2 आगे होगा हमारा J। Y कहाँ पर है, Y हमारा यहाँ पर है, इसके 2 आगे क्या होगा, पहले नंबर पर Z होगा और Z के आगे फिर होगा A। ठीक है, तो यहाँ पर Y के आगे क्या आएगा, 2 शब्द आगे होगा हमारा A। जब Z हमारा खत्म हो जाता है तो फिर A से स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो YJA हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो बहुत ही आसान ये प्रश्न होते हैं, बशर्ते थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा ट्रिक लगाना है, जिससे आपके 2-3-4 मिनट बच जाए। यही 2-3-4 मिनट जो आपके बचेंगे, ये 2-3-4 प्रश्न को सही कर देंगे और आपके इसी से मेरिट बनती है। तो आज के लिए रीजनिंग के प्रश्नों में जो भी हमारे प्रश्न थे, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आज शाम को 6 बजे जो आपका प्रैक्टिस सेट 7 होगा वो आएगा, तो शाम को 6 बजे आप तैयार रहेगा प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबरों का प्रश्न पत्र होगा जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।